हाँ भाई, अपने प्रेसिडेंट की कौन सी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बोला जाता है अभी। आर्टिकल 123 अगर आप जो ऑर्डिनेंस से रिलेट करता है, आर्टिकल्स पे बाद में बात करेंगे, लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 123 की लैंग्वेज ही क्या है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्या है? रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये रिसेस वर्ड है ना, इसको ध्यान रखना भी। लेकिन अपने थोड़ा सा हिस्टोरिकली बात करते हैं ऑर्डिनेंस को समझने से पहले, कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, कौन सी हिस्ट्री? कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। हिस्ट्री के बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं भाई, इकोनॉमिक हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है, वैसे ही हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। और इसके अंदर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861, इसमें पहली बार ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है उसका मेंशन मिलता है अभी। आपको 1861 के एक्ट में दो चीजें मिलेगी, हालांकि जब अपने डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने को बहुत सारी चीजें मिलेगी इसमें, लेकिन वैसे ऑर्डिनेंस और एक पोर्टफोलियो सिस्टम। कौन सा? पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है कि जब हम किसी एक मिनिस्टर को क्या करते हैं भी, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे होम मिनिस्टर है तो उनका पोर्टफोलियो क्या हो गया? होम मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्टर है तो उनका पोर्टफोलियो क्या हो गया? फाइनेंस मिनिस्ट्री। मतलब वो पर्टिकुलर उसी चीज का काम देखेंगे। क्लियर है? लेकिन ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इस समय द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कौन? लॉर्ड कैनिंग। ये जो लॉर्ड कैनिंग है, ये 1857 के रिवॉल्ट के समय क्या थे? गवर्नर जनरल थे। इनसे जस्ट पहले था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी की बहुत सारी ऐसी क्या कहते हैं भी नीतियां मान लो, या फिर यूं समझ लो कि कुछ स्कीम्स मान लो, या वाटेवर जो भी है, उनकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट जो है वो क्या हो गया था? थोड़ा सा स्पीड अप हो गया था, कि हाँ भी एकदम एज पे आ गया था कि अब तो होके रहेगा। और जब हुआ तब डलहौजी वापस जा चुके थे, और कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे भी। तो किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग जो है उन्होंने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो क्या किया था? स्टैब्लिश किया था या लेकर आए थे। लेकिन आपसे पूछेगी पहली बार कब आया, तो 1859 में आया। कौन लेकर आया? लॉर्ड कैनिंग लेकर आए। ठीक है, लेकिन कौन से एक्ट से ये स्टैब्लिश हुआ? तो एक्ट का नाम क्या है, और एक्ट कौन सी ईयर में आया? हालांकि वो पोर्टफोलियो सिस्टम इससे 2 साल पहले लिए थे, लेकिन उसको एक्ट के थ्रू जब इंप्लीमेंट किया गया तो वो कौन सा एक्ट है? 1861 का। क्लियर है? और साथ साथ में एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी लेकर आए, और ये किसको दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई। किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का मतलब है जो ब्रिटिश ऑफिसर इंडिया में, वो ब्रिटिश ऑफिसर जो सबसे सुप्रीम ऑफिसर हुआ करता था, जिसके अंडर में पूरा इंडिया था एक तरीके से। क्या पोस्ट का क्या नाम है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना वापस। हाँ, यही वॉइस रॉय हो गए। आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, या हम कहें जब हमने हमारा क्या बना लिया? कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, तो हमने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो कहाँ रखी? एक तो रखी आर्टिकल 123 में, और आर्टिकल 123 के थ्रू ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमने किसको दी? प्रेसिडेंट को। और एक हमने रखी आर्टिकल 213 में, और आर्टिकल 213 से ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो किसको दी? गवर्नर को। मतलब स्टेट के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास है?
गवर्नर के पास और सेंटर में किसके पास है? ठीक है भाई। अब डिस्कस अपने इसको करेंगे, लेकिन इसकी हर एक बात ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है किसके अंदर? 213 के अंदर, गवर्नर वाले के अंदर। तो जब अपने आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज, एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है? अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कहाँ? अगर आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन अपना कोडिफाइड है ना, कोडिफाइड का मतलब है कि अपने इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट किसमें, कौन सा पार्ट? पार्ट फिफ्थ। ठीक है, पार्ट फिफ्थ क्या है? यूनियन। पार्ट फिफ्थ के, ठीक है, यूनियन। यूनियन के कौन से चैप्टर में? थर्ड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में। ठीक है भाई, थर्ड चैप्टर जो है उसके अंदर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 123। अब पहले तो आप चैप्टर थर्ड की हेडिंग पढ़ो, क्या है? लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। और अब आर्टिकल 123 की हेडिंग पढ़ो, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट, क्या है अभी? ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ, ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब सबसे पहली चीज यहां पर हम इस वर्ड का मतलब समझेंगे कि यहाँ पे जो रिसेस वर्ड है इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्लियर है? तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, हाउसेस, ठीक है भाई, हाउसेस के क्या चलते हैं? सेशन। और अपने देखेंगे कि ऑर्डिनेंस कब जारी किया जा सकता है। जैसे अपने प्रीवियस क्लास में हमने समझा था कि डिस्प्यूट किसको कहते हैं, कि लोकसभा में कोई बिल पास हो जाए तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर दे, राज्यसभा उसके अंदर कोई अमेंड करके पास कर दे तो वापस जाएगा। अब लोकसभा उन अमेंडमेंट्स को पास कर दे तो ठीक है, अगर वो उन अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दे तो फिर से डिस्प्यूट हो जाएगा। और अगर जो भी सेकंड हाउस है, लोकसभा से राज्यसभा में जा रहा है कोई बिल, तो वो 6 महीने तक कुछ ना करे तो ये भी क्या कहलाएगा? डिस्प्यूट कहलाएगा। सेम इसी पैटर्न में समझना कि रिसेस क्या कहलाएगी। हाउसेस कौन से हैं? लोकसभा। हाउसेस कौन सा है? राज्यसभा। ठीक है भाई। अब देखो, इसको अपने इस तरीके से नहीं, क्योंकि इस तरीके से टेबल बनेगी नहीं अपनी। हाँ भाई, लोकसभा और राज्यसभा, और यहां लिखते हैं ऑर्डिनेंस। अब ध्यान से सुनना भाई, लोकसभा का सेशन चल रहा है और राज्यसभा का भी सेशन चल रहा है। लोकसभा का सेशन चल रहा है लेकिन राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा है। लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा है लेकिन राज्यसभा का सेशन चल रहा है, और दोनों का ही सेशन नहीं चल रहा है। तो इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो रिसेस कहलाएगी? इनमें से कौन कौन सी कंडीशन क्या कहलाएगी? रिसेस कहलाएगी। तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता इस कंडीशन में, और इन 3 कंडीशन में हो सकता है। तो ये है रिसेस, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब अपने कह सकते हैं एक लाइन क्या, कि प्रेसिडेंट कैन promulgate ordinance when any or both of the houses are not in
सेशन, या तो दोनों में से कोई एक सेशन में ना हो और या दोनों ही सेशन में ना हो। क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखना भाई, दोनों सेशन में हो तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। अब इसके अंदर अपने पढ़ते हैं भाई, आर्टिकल 123 of the Constitution empowers the President to promulgate ordinances during the recess of Parliament। समझ लिया हमने रिसेस क्या होती है। These ordinances have the same force and effect as an act of Parliament but are in the nature of temporary laws। तो भाई ऑर्डिनेंस जो है वो टेम्परेरी लॉज है। क्या है? टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो अपने दिमाग में आएगा क्या इनकी पावर ऑर्डिनरी लॉज के इक्विवेलेंट होती है क्या? तो हाँ भाई, पावर इक्विवेलेंट होती है, लेकिन टाइम पीरियड क्या होता है? टेम्परेरी होता है। तो अपने कह सकते हैं दीज ऑर्डिनेंस हैव द सेम फोर्स, ठीक है भाई, सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज ऑफ द ऑर्डिनरी लॉज, लेकिन किस चीज में अलग होते हैं ये? बट दे आर इन द नेचर ऑफ टेम्परेरी लॉज। टेम्परेरी लॉज। अब ये टेम्परेरी लॉज है तो यहां पर अगला क्वेश्चन आएगा भी, इनकी मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है? भाई किसी भी कानून की मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है? जब तक उस कानून को सरकार ही खत्म ना कर दे तब तक वो कानून चलता रहेगा। सिंपल सीधी सी बात है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? परमानेंट लॉज। इसकी जो है वो मैक्सिमम लाइफ कितनी होगी? तो एक तो ध्यान रखना भाई, जब ये पहले आया था, अभी अपने थोड़ी देर पहले बात की थी, बिफोर 1947 जब हमने अभी बात की, कौन से एक्ट से आया था? 1861 के एक्ट से आया था, गवर्नर जनरल को पावर मिली थी। तब इसकी मैक्सिमम जो एज हुआ करती थी वो कितनी? 6 मंथ्स की हो सकती थी। लेकिन आज की बात करें एट प्रेजेंट, तो आपको याद करनी है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती भी। क्यों? क्यों ऐसे क्या कर रहा है? क्यों बता? हाँ भाई, 6 महीने और 6 वीक, इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? तो भाई देखो, सिंपल सीधी सी बात है, आपको आर्टिकल 85 यहाँ पर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कौन सा? आर्टिकल 85। ठीक है भाई, आर्टिकल 85 क्या कहता है कि कोई भी सेशन जो होता है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा किसी का भी मान लो, एक तो क्या होगा? सम्मन होगा, उसके बाद में क्या होगा? कभी ना कभी प्रोरोग होगा। ठीक है, और ये दोनों कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, अब ये सेशन जब प्रोरोग होगा तो 85 में ये भी लिखा है कि अगला सेशन कभी ना कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगला सेशन कभी ना कभी क्या होगा? सम्मन होगा। ठीक है, तो इसका बीच का जो गैप है वो मैक्सिमम कितना रह सकता है? 6 मंथ्स रह सकता है। क्लियर है? इसके बाद में ध्यान से सुनना भी, ऑर्डिनेंस के लिए एक और चीज, कि ऑर्डिनेंस जो है वो टेम्परेरी लॉज है। तो आपके दिमाग में आएगा सर ये टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आते हैं क्या, बाद में खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को ये जो 6 हफ्ते मिले ना सेशन शुरू होने के बाद, वो इनको परमानेंट बनाने के लिए ही मिले। अब ध्यान से सुनना, कोई भी
कोई भी ऑर्डिनेंस मान लो यहाँ पर दोनों लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, प्रोरोग हुआ, ठीक उसके अगले दिन ऑर्डिनेंस आ गया, ठीक उसके अगले दिन ही ऑर्डिनेंस आ गया। ऑर्डिनेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में लॉज बनाना जरूरी हो जाता है, और उस समय पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से कोई एक भी हाउस किस में ना हो, सेशन में ना हो, या दोनों ही हाउसेस किस में ना हो, सेशन में ना हो, तब लाया जा सकता है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन अगले ही दिन आ गई कोई, और लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई, लेकिन हाउसेस क्या है, सेशन में नहीं है, तो ये जो ऑर्डिनेंस है वो मैक्सिमम कितना रहेगा, 6 महीने तक, तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है, इसके बाद ध्यान से सुनना, प्रोविजन दिया गया है कि जैसे ही हाउसेस शुरू होंगे, मान लो लोकसभा का सेशन शुरू हुआ और उसके 2 दिन बाद राज्यसभा का सेशन शुरू हुआ, तो एक डेट तो ये है और एक डेट ये है, ये प्रीवियस डेट है, ये कौन सी है, लेटर डेट है। ठीक है, या आप इसको कोई हाइपोथेटिकली मान लो ये 1 फरवरी है, ये 3 फरवरी है। ठीक है, तो जैसे ही दोनों हाउसेस के सेशन स्टार्ट हुए, दोनों हाउसेस सेशन में कब आए, 1 फेब को आए या 3 फेब को आए, 3 फेब को आए, कब आए, 3 फेब को आए। तो इस 3 फेब से 6 हफ्ते का टाइम मिलेगा, कितना, 6 हफ्ते का टाइम मिलेगा, 6 वीक, क्या करने का, इस ऑर्डिनेंस को, इस ऑर्डिनेंस को परमानेंट लॉ बनाने का। इस ऑर्डिनेंस को क्या करने का, परमानेंट लॉ बनाने का। अगर इस 6 हफ्ते के अंदर हमने इसको परमानेंट बना दिया, वोटिंग वगैरह करवा के, पास करवा के, प्रेसिडेंट के पास भिजवा के, साइन करवा के, इसको परमानेंट नेचर का बना दिया, तो ये एज ए लॉ आगे काम करेगा, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने कहते हैं इसकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, अगर इसको परमानेंट में नहीं चेंज किया गया तो मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 6 मंथ्स और 6 वीक हो सकती है। अब ध्यान से सुनना, इस पूरे टाइम पीरियड में, इस पूरे टाइम पीरियड में मतलब जिस दिन ये क्या हुआ है, प्रमलगेट हुआ है, किसने किया है, प्रेसिडेंट ने किया है, इस पूरे टाइम पीरियड में, पूरा टाइम पीरियड मतलब 6 मंथ्स प्लस 6 वीक, प्रेसिडेंट इसे कभी भी वापस ले सकता है। प्रेसिडेंट इसे कभी भी वापस ले सकता है। और इस 6 हफ्ते के टाइम में पार्लियामेंट भी अगर चाहे तो एक रिजोल्यूशन पास करवा के, क्या करवा के, रिजोल्यूशन पास करवा के इसको क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। पार्लियामेंट कैन आल्सो कैंसिल इट बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन रिगार्डिंग इट। क्लियर है, हाँ, इसमें पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं चल रहा। इस पूरे टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट कभी भी इसको रोल बैक कर सकता है। ठीक है, इस 6 हफ्ते के टाइम में पार्लियामेंट कभी भी इसको रिजोल्यूशन पास करवा के कैंसिल कर सकती है। आपको ध्यान है एक ना फार्मर्स बिल आया था, उसे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था, और ठीक है, तो वो जो बिल्स आए थे ना, वो एक्ट आए थे, सॉरी, वो जो एक्ट आए थे ना, वो ऑर्डिनेंसेस के थ्रू आए थे। किसके थ्रू आए थे, ऑर्डिनेंसेस के थ्रू आए थे। ठीक है, और उनको परमानेंट जो है बनाते उससे पहले ही इतने बड़े लेवल पर क्या हुआ उनके अगेंस्ट में, जो है प्रोटेस्ट हुआ, कि बाद में गवर्नमेंट ने उनको क्या कर लिया, वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, अपने ने बात यहाँ से शुरू की थी। इट हैज बीन वेस्टेड इन हिम हर टू डील विद अनफोर्सीन और अर्जेंट मैटर्स। तो ये ध्यान रखना भी, ये जो पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, ये अनफोर्सीन मतलब क्या होता है, अनफोर्सीन का, अचानक से, मतलब आपने सोचा ही नहीं हो। ठीक है भाई, क्या लिख दिया, ठीक, अरे ई तो लगाना है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
अनफॉर्सिन और अर्जेंट मैटर। ठीक है, जैसे आप मान लो कल आओ, मैं कल आपके सामने आते ही टेस्ट रख दूं एक, तो एक अनफॉर्सिन मैटर हो जाएगा वो, यही होता है, और क्या होता है अनफॉर्सिन। ठीक है भाई। The ordinance making power is the most important legislative power of the president. It has been vested in him or her to deal with unforeseen or urgent matters. But the, अब ध्यान से सुनना भाई, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट की पावर है इस पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या होती है? लिमिटेशंस। तो इतना तो अपने समझ गए ना क्या चीज़ है ये। अब अपने लिमिटेशंस की बात करेंगे कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट पावर है लेकिन स्टिल इस पर क्या है, लिमिटेशंस हैं, ताकि इसका क्या ना हो जाए, मिसयूज ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो तो वो करेगा जो उसे क्या दी जाएगी, एड एंड एडवाइस, किसके थ्रू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं तब वो होता है भाई। हाँ भाई, ही और सी कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन और व्हेन ईदर ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ये तो अपने पहले ही कर चुके हैं भाई। पहली लिमिटेशन यही है, क्या है, कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेशन में है। ठीक है, एक सेशन में एक नहीं है। ठीक है, ये नहीं है या ये है, और या दोनों ही नहीं है। तो अपने कहें कि ऑर्डिनेंस कब जारी होगा, तो पहली तो लिमिटेशन यही है कि इस कंडीशन में ऑर्डिनेंस जारी हो ही नहीं सकता, केवल इन कंडीशन में हो सकता है। तो ये अपने आप में एक लिमिटेशन होगी। अगली चीज, एन ऑर्डिनेंस कैन आल्सो बी इश्यूड व्हेन ओनली वन हाउस इज इन सेशन। ठीक है, बात कर ली। बिकॉज ए लॉ कैन बी पास्ड बाय बोथ द हाउस, तभी वो लॉ बनेगा, एक अकेले हाउस के पास करने से लॉ नहीं बनता भाई। एन ऑर्डिनेंस मेड व्हेन बोथ द हाउसेज आर इन सेशन इज वॉइड। और अगर बाई चांस कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दिया फिर भी सरकार ने, और जब दोनों हाउसेज क्या है, सेशन में, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। Thus, the power of the president to legislate by ordinance is not a parallel power of legislation. तो अपने क्या बोलेंगे भी, ये कोई पैरेलल पावर नहीं है किसकी, लेजिस्लेशन की। दिस पावर, अब ये जो मैं लाइंस लिखा रहा हूं ना, इनको एकदम दिमाग में बिठा लेना भाई। दिस पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट ए पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब ये लॉ मेकिंग सिस्टम का कोई पैरेलल सिस्टम नहीं है कि इसको छोड़ दो तो इस पे चल लेते हैं, कि इस गली नहीं तो इस गली चल लो, ये ऐसा नहीं हो सकता भी। ठीक है, अगला है, he or she can make an ordinance only when he or she satisfy that circumstances exist that render it necessary for him to take immediate action। तो भाई अगली जो लिमिटेशन है वो क्या है, तो इसको अपने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखें कि जब, हाँ भाई इधर ध्यान देना भाई, जब प्रेसिडेंट क्या हो, सेटिस्फाई हो कि हाँ, कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है, कैसे सर्कमस्टेंसेस, कि ऑर्डिनेंस मस्ट बी प्रोमलगेटेड, कि ऑर्डिनेंस जारी करना मस्ट कंडीशन है भाई। ऑर्डिनेंस का मतलब कोई भी लॉ, किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर, किसी भी नहीं बोल सकते लेकिन अभी अपने समझ जाओगे। एक बार यूं समझ लो कि किसी चीज के अंदर कोई लॉ जारी करना अभी क्या है, मस्ट कंडीशन है, लेकिन दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन अब ध्यान से सुनना भी, ये जो सेटिस्फेक्शन है ये इन रियल ये सेटिस्फेक्शन किसका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही। ठीक है, क्योंकि वही बताते हैं प्रेसिडेंट को कि ऑर्डिनेंस जारी करना है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक केस है, कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970।
कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। ठीक है, एक और केस आएगा, पहले ये देख लो भी इसमें क्या है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन कैन बी क्वेश्चन इन ए कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड। भाई देखो ध्यान से सुनना भाई, गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को जुडिशियल ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में क्यों जारी किया है ऑर्डिनेंस, इस चीज को क्या कर दिया, जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया, इस चीज को क्या कर दिया, जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। लेकिन इस केस में क्या बोला गया, द प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन कैन बी क्वेश्चन इन ए कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड, मतलब कोई गलत नियत से ये लॉ जारी किया गया है भाई। ठीक है, और जानबूझ के जारी किया गया, सरकार की नीयत सही नहीं है इसको लेके। क्वेश्चन और चैलेंज in the court on the basis of मेलाफाइड। क्लियर है भाई, ये ध्यान रखना भाई। हाँ भाई आगे, दिस मीन्स दैट द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इश्यू एन ऑर्डिनेंस कैन बी क्वेश्चन इन ए कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट द प्रेसिडेंट हैज prorogued one house or both houses of parliament deliberately with a view to promulgate an ordinance on a controversial subject। मान लो गवर्नमेंट को क्या करना है, कोई ऐसा लॉ लेकर आना है, ठीक है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, जिससे वो अपने विरोधियों को या अपने अपोजिशन को बिना किसी जुर्म के क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। मान लो ऐसा एक्ट लेके आना हो, ठीक है, हाँ वो होते हैं, लेकिन मान लो ऐसा एक और लेके आना है, ठीक है, उनसे उनको थोड़ी सी एक्सट्रीम पावर मिल जाएगी, ठीक है, डिटेंशन का लॉ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास है ना, ऐसा लॉ लाने के लिए राज्यसभा में अभी क्या है, मेजोरिटी नहीं है, तो जानबूझकर प्रेसिडेंट से एक हाउस प्रोरोग करवा दे, ठीक है, और ऐसा लॉ ऑर्डिनेंस के थ्रू लिए, ठीक है। अब वो बाद में वो लॉ जो है वो भले ही बाद में परमानेंट लॉ बने नहीं बने, लेकिन 6 महीने तक या जितने भी टाइम तक वो रहेगा तब तक तो उस लॉ का यूज करके अपोजिशन को जेल में डाला जा सकता है अभी, ठीक है। तो अगर कोई प्रेसिडेंट ऐसा करता है कि वो क्या करेगा, डेलिबरेटली एक हाउस को क्या कर दे, तो ये एक एग्जाम्पल है कि मेलाफाइड क्या है। तो आपने कंडीशन ऐसी कर दी, जब ये कंडीशन थी नहीं, आपने कंडीशन ही ऐसी कर दी कि ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है, और फिर आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, तो ये मेलाफाइड के अंदर जाएगा। सो एज टू बाईपास द पार्लियामेंट्री डिसीजन, ताकि पार्लियामेंट्री डिसीजन को क्या किया जा सके, बाईपास किया जा सके। हाँ भाई, एंड आगे ध्यान से सुनना भाई, thereby circumventing the authority of the parliament, the 38th constitutional amendment act 1975 made the president's satisfaction final and conclusive beyond the judicial review। अब देखना भाई, कूपर के अंदर क्या बोला है, सेटिस्फेक्शन क्या है, प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन क्या है, चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा इसको क्रोनोलॉजिकली याद कर लेना भाई। हाँ भाई, कौन सा केस, कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कब का है, 1970, ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं अभी अपने, इसको चैलेंज किया जा सकता है क्या, कोर्ट के अंदर, किया जा सकता है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, ऐसे काम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के समय ज़्यादा हुए थे भी, ठीक है। एक्सट्रीम पावर जब गवर्नमेंट के पास आ जाती है तो गवर्नमेंट कई ऐसे काम करती है भी। यहाँ पर क्या कर दिया कि इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, जुडिशियल रिव्यू से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। हाँ भाई ध्यान से सुनना, लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है, ये वो टाइम है भाई जब धीरे धीरे नेशनल इमरजेंसी, और वो भी इंटरनल नेशनल इमरजेंसी जो है उसकी कंडीशंस देश में आ रही है। फिर इंटरनल इमरजेंसी लगेगी 75 से 77 तक,
इसमें एक कंट्रोवर्शियल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा 1976 का, लेकिन अकेला वो कंट्रोवर्शियल नहीं था अभी, ये 38, 39 और ये भी थे। इन सब को फिर क्या होगी, सरकार जैसी इमरजेंसी खत्म होगी, 19 कब खत्म होगी, 78 में चुनाव होंगे, और जनता बुरी तरीके से नाराज है किससे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट आएगी किसकी, जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, जनता पार्टी सरकार में मोरारजी देसाई क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाएगी सेंटर के अंदर, वो एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे, कौन सा, 44th। तो इसके बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसने बहुत सारी चीज़ें वापस से रेक्टिफाई की है, रेक्टिफाई मतलब सही की है, और उसी में से एक ये चीज़ है कि नहीं भाई क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, और किसके बेसिस पर आपको पता ही है, मेलाफाइड के बेसिस पे। और मेलाफाइड जो है वो क्या है, उसका अपने ने एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया अभी, कि एक कंडीशन ही ऐसी कर दो कि ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है, जबकि दोनों हाउस सेशन में थे। एक हाउस को जानबूझ के क्या कर दिया गया, प्रोरोग कर दिया गया, डिजोल्व नहीं, प्रोरोग। ऐसे बोलोगे तो राज्यसभा भी होता है उसमें, और डिजोल्व ही कर दोगे तो फिर वो गवर्नमेंट अपने आप को डिजोल्व करवा देगी कि ऑर्डिनेंस जारी करने के चक्कर में, तो बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी ये तो। ठीक है कि ऑर्डिनेंस जारी करना था इसलिए सरकार ही गिरा दी। ठीक है, घर वो प्रधानमंत्री को बीवी घर में नहीं घुसने देगी, ये क्या करके आगे। ठीक है, हाँ भाई, आगे सुनना भाई। हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, हाँ भाई इधर, हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव एज रिगार्ड्स ऑल मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन। अब अगला वर्ड जो है, जैसे पैरेलल, पैरेलल है क्या, नहीं है, को एक्सटेंसिव है क्या, है। यही क्वेश्चन बनते हैं भाई, ध्यान से सुनना। तो ये मेरे हिसाब से अपना तीसरा पॉइंट बनेगा, कि ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ये पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल किसके, लेजिस्लेशन के, ये लेजिस्लेटिव पावर के, लेकिन को एक्सटेंसिव है टू लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन यहां पर जो मैं को एक्सटेंसिव बता रहा हूं ना, ये केवल और केवल मैं ऑर्डिनरी लॉज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, ऑर्डिनरी लॉज की। जो ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंशियल बिल फर्स्ट या फाइनेंशियल बिल सेकंड जो है ना, वैसी कोई चीज। यहां से को एक्सटेंसिव मत समझ जाना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के, केवल ऑर्डिनरी चीजों को लेकर जिनके अंदर सिंपल मेजोरिटी चाहिए उनको लेकर क्या है, को एक्सटेंसिव है। को एक्सटेंसिव का मतलब क्या हुआ, एज रिगार्ड्स ऑल मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन। हाँ वो अपने ने देख लिया कि भाई ठीक है, को एक्सटेंसिव है ड्यूरेशन को छोड़ के, विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इसका मतलब इस पर दो तरह की, एक तरीके से लिमिटेशन हो सकती है या इसकी दो इम्प्लीकेशंस हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। कौन से लॉज, जो सिंपल मेजोरिटी से बनते हैं। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, यहाँ पर पहला पॉइंट इसका, इस पॉइंट का एक और पॉइंट क्या, कि ऑर्डिनेंस जो है कैन ओनली बी प्रोमलगेटेड, जिन पर पार्लियामेंट क्या कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी से। इसको थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा है भी, आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब यहाँ बात हो रही है यूनियन लिस्ट की, और बात किसकी हो रही है, कॉन्करेंट लिस्ट की। किसकी, कॉन्करेंट लिस्ट की। क्लियर है, स्टेट लिस्ट में नहीं बना सकती, बहुत अजीबोगरीब चीज हो जाएगी कि ऑर्डिनेंस के थ्रू आप स्टेट के अंदर जितना मर्जी है इंटरफेरेंस कर रहे हो, ये तो पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा अपना। ठीक है, अगला है, एन ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। और ये इस तरीके से जो भी ऑर्डिनेंस जारी होगा, इस तरीके से जो भी ऑर्डिनेंस जारी होगा उस पर सेम लिमिटेशंस लगेंगी
सेम लिमिटेशंस लगेगी जो किस पे लगती है, इन पे लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 13, अब बार बार आपको कह रहा हूं भी वो जो मीम्स के थ्रू या ये फालतू की बातें की जा रही है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के क्वेश्चन आ गए, ये आ गया वो आ गया फलाना डिकाना यूपीएससी के अंदर, ठीक है, ये आपको बार बार बताया जाता है कि ऑर्डिनेंस इसमें है। आप आर्टिकल 13 को जब बेयर एक्ट में पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर कस्टम और यूसेज भी हैं। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हो तो आपके लिए एक बच्चों का क्वेश्चन था वो, कि मिस्टर एक्स नहीं बोला मिस्टर वाई ने वो बोला। मिस्टर एक्स ने क्या बोला कि इसके अंदर ऑर्डिनेंस बाय लॉज रूल रेगुलेशंस आते हैं, और वाई ने कहा नहीं नहीं इसमें इसके साथ यूसेज भी आते हैं। इसका मतलब वाई क्या बोल रहा था, कस्टम और यूसेज भी आते हैं, सही बोल रहा था। अगर आप इसको बेयर एक्ट में पढ़ोगे तो आर्टिकल 13 में सिंपल सीधी सी चीज है। तो ऑर्डिनेंस आते हैं क्या आर्टिकल 13 में, आते हैं। तो इसका मतलब ऑर्डिनेंस से आप किसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आर्टिकल 13 कहता है कि किसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। किसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। और एक सिंपल सीधी सी बात है अभी, जब अपने बार मैंने यहां पे लिख दिया कि सिंपल मेजोरिटी, इसका मतलब ऑर्डिनेंस से आप क्या नहीं कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। और फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो इसका कॉमन सेंस ही लगा लेना कि आप फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट को चेंज कर रहा हो या फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हो। ऐसी कोई चीज ऑर्डिनेंस से, ऐसी कोई चीज ऑर्डिनेंस से नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अगली चीज भी, एवरी ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल। ये अपने कर चुके हैं अभी, ध्यान से सुनना भी। अगली लिमिटेशन क्या है, जैसे ही दोनों हाउसेज वापस से रीअसेंबल होंगे, हाँ भाई ध्यान देना इधर, जैसे ही दोनों हाउसेज रीअसेंबल होंगे तो ये ऑर्डिनेंस किसके सामने रखा जाएगा, दोनों हाउसेज के सामने रखा जाएगा, क्लियर है। और इनको कितने हफ्ते का, 6 हफ्ते का टाइम मिलेगा। कितने हफ्ते का, 6 हफ्ते का टाइम मिलेगा। इस 6 हफ्ते में इनको क्या करना पड़ेगा, परमानेंट बनाना पड़ेगा। अगर ये इन्होंने परमानेंट नहीं बनाया तो ये ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि दोनों हाउस में अगर अलग अलग डेट को आ रहे हैं, इसका 1 फेब को शुरू हुआ, इसको 3 फेब का शुरू हुआ, तो हम कौन सी डेट को हमें मानना है, तो हम कहेंगे भी लेटर डेट को। क्यों, क्योंकि दोनों हाउस क्या होने चाहिए, सेशन में होने चाहिए। दोनों हाउस कब है सेशन में, 3 फेब को है। कब है, 3 फेब को है, ठीक है भाई। हाँ भाई आगे सुनना भाई। इसके बाद वही सेम चीज, द प्रेसिडेंट कैन आल्सो विदड्रॉ, द प्रेसिडेंट कैन आल्सो विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। बात कर ली अपने ने, ठीक है। क्या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, नहीं है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करते हैं तभी आता है। तो उसके सेटिस्फेक्शन वास्तव में प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है क्या, नहीं, किसका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फेक्शन है अभी, ठीक है भाई। बहुत अच्छा टाइम हो रहा है क्या, बार बार देख रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं अभी। एन ऑर्डिनेंस लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, दैट ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन ऑर्डिनेंस लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, दैट it may come into force from the back date. It may modified or repeal any act of parliament or another ordinance. It can alter or amend a tax law. However, it cannot be issued to amend the constitution. तो ध्यान से सुनना भी, बस खत्म होने वाला है ये जो ऑर्डिनेंस है ये रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है क्या, ठीक है ना भाई। आप ये पुरानी घड़ियां पहन के घूमते रहते हो ना आजकल, ठीक है, कि रेट्रोस्पेक्टिव या वो रेट्रो लुक आ रहा है इसमें, हाँ ओल्ड, बस वही वाली चीज़ है भाई। हाँ भाई, तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि आज जैसे ऑर्डिनेंस लाया गया है, लेकिन क्या हम उसे बैकडेट से इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, हाँ करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टैक्स में चेंज हुआ,
लेकिन गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि टैक्स से जो चेंज है, मान लो ये बात हो रही है मार्च के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट कह देगी ये टैक्स से जो चेंज है वो 1 जनवरी से गिना जाएगा, ठीक है, और ऑर्डिनेंस कब आ रहा है, मार्च के अंदर, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है। तो रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, इसे क्या अपने लागू कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं भी। ठीक है, अगली चीज, इससे किसी एक्ट के अंदर, इससे कोई नया एक्ट बनाया जा सकता है, इससे किसी एक्ट के अंदर अमेंड किया जा सकता है क्या, और ये जो मैं एक्ट बोल रहा हूं ना बार बार, ये सिंपल मेजोरिटी वाले एक्ट है, कौन से, अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, इससे किसी टैक्स में कोई चेंज या नया टैक्स लाया जा सकता है, लाया जा सकता है भी। ठीक है, लेकिन इससे क्या नहीं किया जा सकता, इससे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, और इससे फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। रेट्रोस्पेक्टिवली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पुरानी डेट से कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या किसी कोई नया एक्ट लाया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी वाला, जिसमें पार्लियामेंट एक्ट बना सकती है, हाँ किया जा सकता है। ठीक है, क्या किसी एक्ट में अमेंड किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या किसी टैक्स में चेंज किया जा सकता है, नया टैक्स लाया जा सकता है, हाँ सब कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते। ठीक है भाई, हाँ भाई, अब एक और चीज ध्यान से सुनना, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज रेदर अनयूजुअल एंड नॉट फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये तो अपने को इतने काम की नहीं कि भी बाकी किसी और में अपने को बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए यूके वगैरह में अपने को चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि ये पावर जो है वो अनफोर्सीन या इमीडिएट अराइज सिचुएशंस को डील करने के लिए हमने रखी है भी, लेकिन ये इसका मतलब इसका यूज जो है वो हर कभी कर लें ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसको लेकर एक केस है भाई, कौन सा, डीसी वाधवा, कौन सा है, डीसी वाधवा, ध्यान से सुनना भाई, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1987। और मैंने आपको बताया था भी बिहार में क्या हो रहा था भी, 1967 से लेकर 1967 से लेकर 1981 तक ऑलमोस्ट 256 ऑर्डिनेंसेस, 256 ऑर्डिनेंसेस जो है वो बार बार रिपीट मोड पर क्या किए जा रहे थे, प्रोमलगेट किए जा रहे थे। कौन कर रहा था, यहाँ पर गवर्नर कर रहा था, बैठना पड़ेगा भी जब तक चलेगा, नीचे आ गए लेने तो अलग बात है। ठीक है, तो इधर फोकस कर लो 2 मिनट के लिए, हाँ फोकस कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ भाई, अब इधर इधर यहाँ ध्यान देना है भाई सबको। 256 ऑर्डिनेंस जो है वो बार बार क्या किए जा रहे थे, रिपीट मोड पे लाए जा रहे थे भी, और ये केस पहुंच गया कहां पर, कोर्ट के अंदर। क्लियर है, कोर्ट ने क्या रूल किया भाई, कि बार बार अगर आप सक्सेसिव मोड पर रीप्रोमलगेट कर रहे हो, किसको, ऑर्डिनेंसेस को, क्या कर रहे हो, रीप्रोमलगेट कर रहे हो, किसको, ऑर्डिनेंसेस को। ठीक है, और साथ साथ में क्या नहीं कर रहे, कोई ट्राई ही नहीं कर रहे हो उनको परमानेंट लॉज में चेंज करने के लिए। ठीक है, और साथ साथ में क्या नहीं कर रहे हो, उनकी लैंग्वेज में भी कोई चेंज नहीं कर रहे हो, कर रहे हो तो बस ठीक है खाना पूर्ति के लिए कर रहे हो, लेकिन इनके लैंग्वेज में भी कोई सब्सटेंटिव चेंज नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट वो सेम चीज बार बार लाए जा रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने ऑर्डिनेंस एक से ज्यादा दूसरी बार भी लेकर आ गए तो वो क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। केस ये बिहार का है,
ठीक है, आर्टिकल 123 का है, लेकिन सेम चीज किस पर इंप्लीमेंट होगी? प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पर भी होगी भी, ध्यान है। ठीक है, तो इट हेल्ड दैट, लास्ट चीज, इट हेल्ड दैट एक्सेप्शनल पावर ऑफ लॉ मेकिंग थ्रू ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट। तो एक और चीज याद कर लेना, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ ओरिजिनल लॉ मेकिंग पावर। ठीक है, तो इसका मतलब पैरेलल भी नहीं है, सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, लेकिन एक चीज है, क्या है? हाँ भाई, क्या है? को एक्सटेंसिव है भाई। ठीक है, ये है अपना ऑर्डिनेंस। कोई नहीं, थोड़ी बहुत मार खा लेना।